सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन नित दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आरती, गणेश जी की पूजा आराधना के साथ हमने आज अपने कार्यक्रम का श्री गणेश किया। जी हाँ, आज के कार्यक्रम पर गणेश जी की पूरी कृपा रहेगी। हाँ बिल्कुल। और देखो ना, पूरे वातावरण में जो है एक गुंजायमान है पूरा वातावरण गणपति बप्पा मोरिया इन शब्दों के साथ या इन नारों के साथ, और साथ ही साथ हवा में एक मीठी मीठी खुशबू भी है ना। हाँ, मोदक की। हाँ, घर घर में मोदक बन रहे हैं। और आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, यानी भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस है। और घर घर में गणेश जी विराजमान हो चुके हैं। बड़ा उत्सव में ये माहौल होता है, ये जब बच्चों से लेकर बड़े तक अपनी श्रद्धा अनुसार गणेश प्रतिमाओं को लाकर अपने अपने घरों में वो स्थापित इसे इन्हें करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बाकायदा गजानन को घर में पधारने का न्योता दिया जाता है। उन्हें पूरी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ गोद में उठाकर लाया जाता है। तो उत्साह के साथ ये भाव मन में प्रबल हो जाता है कि विघ्नहर्ता जो है वो आने के बाद अब पूरे साल घर में उत्साही जो माहौल होता है उसको बनाए रखेंगे। बिल्कुल। और गणेश जी के घर में पधारने के साथ ही केवल मन में ही नहीं बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, क्योंकि मन में विश्वास होता है कि गणेश जी आए हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। और इसी ऊर्जा के प्रवेश के लिए ही घर को सुंदर ढंग से सजाया भी जाता है, यानी कि गणेश जी के आने की पूरी तैयारी की जाती है। और इसीलिए ताकि गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और हम चाहते भी यही है कि सब पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और सब उनके आशीर्वाद के पात्र बने। बिल्कुल। और श्री गणेश जी का नाम हमारे जीवन शैली के साथ रचा बसा हुआ है। हर घर में गणेश जी की पूजा होती ही है, और किसी भी सुखद प्रसंग को शुभ बनाने के लिए हम श्री गणेश का आह्वान करते हैं। श्री गणेश का मतलब ही होता है कि वो किसी अच्छे काम की अच्छी शुरुआत करना, बिल्कुल शुभ का प्रवर्तन और अशुभ का निवर्तन करना गणेश चतुर्थी का मूल संदेश होता है। बिल्कुल। और एक दंत का आगमन कई मंगल कामनाओं की पूर्ति का संकेत लेकर आता है। गणपति, मंगल मूर्ति, कष्टहर्ता, बुद्धि के दाता, ऐसे कई नाम हैं उनके जिनसे हम उन्हें पुकारते हैं।
और गणेश जी अपने आराधकों के समस्त संकटों और कष्टों को नष्ट करते हैं, इसलिए उनके प्रादुर्भाव की तिथि संकष्ट चतुर्थी कहलाती है। और पुराणों के अनुसार भगवान गणेश का पूजन करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का प्रतिफल भी हमें प्राप्त होता है। जी, और गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि संकट के समय उनके 12 नाम का जप करना वो ही इतना काफी है। ये नाम 12 नाम है वो हैं सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। इन नामों को भक्ति पूर्वक लेने से ही समस्त विघ्न जो है वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। और वैसे तो गणेश जी प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए आते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में उनकी मूर्ति से हमें इतना लगाव हो जाता है, ऐसा लगता है वो हमारे अपने घर के ही सदस्य हैं। लेकिन इसके बाद 10 दिन के बाद जब विदाई की बेला आती है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बिल्कुल वो हमें ऐसा इतना अपनापन उनसे, यानी हम जुड़ाव एक उनसे बना लेते हैं। वैसे तो हमेशा ही रहता है, लेकिन अगर गणेश जी की स्थापना जब हम घर में करते हैं तो ये जुड़ाव और भी बढ़ जाता है। 10 दिन तो ऐसे लगते हैं कि कभी आते ही ना, कभी बीते ही ना। बिल्कुल। और गणपति जी से हम अतिथि होने का गुण भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो आते हैं, 10 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। तो प्रथम अतिथि के सभी कार्य को वो निभाते हैं, यानी सभी कार्यों को सफल करने का वो प्रयत्न करते हैं और करते हैं। तो इसके लिए अतिथि का जो भाव है वो उनसे सीखा जा सकता है। और इसके अलावा उनके उदर, सूंड और बड़े कान, इन सब के बहुत गहरे मायने हैं, तो उनसे भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो जो ईश्वर रूपी जो ये होते हैं, प्रतिमाएं होती है, ये सब हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख ही होती है और बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। तो इसके लिए हम आज गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं देते हैं और गणेश जी को एक बार फिर हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय
तत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणभीष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतन्मये गुणवते गणपतये ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि आरती, हमारे बहुत सारे श्रोता हमें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं लिख करके भेज रहे हैं, तो उन सबको भी हमारी ओर से हम शुभकामनाएं देते हैं। और एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि जब मैं हो जाऊं उदास, मेरे हृदय में करके वास, जगा देना मेरा विश्वास, आप मेरे आसपास हो, इसका है मुझे एहसास। अरे वाह, हाँ, बहुत ईश्वर का अच्छा। के प्रति हमारा ये जो विश्वास और ये एहसास होता है, ये ही हमें इतना संबल दे देता है कि बस पूछे मत। एक विश्वास है, अडिग विश्वास है, जी। तो हम हमारी नैया पार हो जाती है ना। बिल्कुल, विश्वास ही है जो हमें आगे लेके जाता है। बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें पता ही है कि आज गणेश चतुर्थी है, इस विषय पर हमने बात की, लेकिन इसी के साथ सखी विशेष के अंतर्गत आज वैज्ञानिक बिमला बूटी के बारे में हम बात करेंगे। और आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, तो उस विषय पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और साथ ही चूंकि आज शुक्रवार है, व्यंजन का दिन होता है, तो विभिन्न तरह के जो मोदक हैं वो बनाए जाएं, किस तरह से बनाए जाएं, इनकी विधियां आज हम अपने श्रोताओं को और सखियों को, 10 दिनों तक गणपति को आप अलग अलग तरीके के मोदक खिलाइए। हाँ ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जी। हाँ, वैसे तो सखियां बनाती हैं, और परंपरागत जो मोदक होते हैं वो तो कई वर्षों से बनते चले आ रहे हैं, सखियां हमारी बनाती हैं। तो उसे थोड़ा अलग, थोड़ा सा कुछ मतलब उसमें बदलाव करके हम किस तरह से उसके स्वाद में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं और एक अलग तरह के मोदक बना सकते हैं, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो पहले भारतीय वैज्ञानिक बिमला बूटी के बारे में बात करते हैं। बिमला बूटी
का जन्म 19 सितंबर 1933 को मुल्तान में हुआ और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकी यानी कि फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स और एमएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर उसके बाद डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए वे शिकागो चली गई और वहां उन्होंने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की देखरेख में काम किया और वर्ष 1962 में प्लाज्मा भौतिकी में पीएचडी की डिग्री उन्होंने हासिल की। जी, और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद बिमला जी भारत लौट आई और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शिक्षक की भूमिका निभाई। 2 वर्षों तक ये कार्य करने के बाद वो गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करने के लिए अमेरिका चली गई और 1968 में वो फिर भारत आई और यहाँ विक्रम साराभाई ने उन्हें फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL यानी कि शारीरिक अनुसंधान प्रयोगशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और आपको बता दें कि विक्रम साराभाई उस समय PRL के निदेशक थे और यहाँ बिमला जी ने 1970 से 1993 तक एसोसिएट प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर और उसके बाद फिर संकाय के डीन के रूप में उन्होंने काम किया। और PRL में बिमला जी ने प्रायोगिक प्लाज्मा भौतिकी कार्यक्रम के लिए एक नया खंड शुरू किया। इसके तुरंत बाद इस समूह को भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में एक अलग संस्थान के रूप में जाना जाने लगा और अब इसे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। जी, और 1985 से 2003 के बीच बिमला जी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इटली में प्लाज्मा भौतिकी की निदेशक रहीं। बिमला जी ने अपने करियर में बड़ी संख्या में शोध पत्र प्रकाशित किए और 4 पुस्तकों का संपादन भी किया। बिल्कुल, और 1977 से 1983 के बीच वे प्लाज्मा साइंस USA में IEEE ट्रांजैक्शन के एसोसिएट एडिटर के पद पर रहीं। वहां उन्होंने प्लाज्मा साइंस सोसाइटी की स्थापना की और 1992 से 1993 के बीच इसके अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। यानी कि कई पदों पर वे रही, कई पुस्तकों का संपादन किया, बड़ी संख्या में शोध पत्र प्रकाशित किए और एक उन्होंने जो है एक नई संस्थान को उन्होंने जन्म भी दिया। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य उन्होंने किए। तो जब हम इस तरह से कोई विशेष काम करते हैं तो उसके लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं, सम्मान भी दिए जाते हैं। तो इसी तरह उन्हें जो पुरस्कार और सम्मान दिए हैं उनकी एक लिस्ट हमारे पास में है, वो भी हम बताते हैं कि विक्रम साराभाई अवार्ड फॉर प्लेनेटरी साइंसेस 1977 में उन्हें दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी व्याख्यान पुरस्कार 1993 में उन्हें दिया गया और इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स के लिए INSA का वेणु बापू पुरस्कार 1994 में दिया गया और शिकागो विश्वविद्यालय USA द्वारा व्यावसायिक उपलब्धि प्रशस्ति पत्र उन्हें 1996 में दिया गया और नॉन लेयर वेल्स एंड केओस की भौतिकी में मौलिक योगदान के लिए USA मेडल 2010 में दिया गया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली भारतीय महिला भौतिक विज्ञानी फेलो थी वो और अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की फेलो भी वे रही हैं। तो इतने सारे सम्मान उन्हें दिए हैं। तो बिमला बूटी जी जो है उनको आज जितने भी उन्हें पुरस्कार दिए गए उनके लिए हम जो है उन्हें याद कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा,
सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल जात और मजहब, रंग और नस्ल जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। पोंछकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। नया रास्ता फिल्म का गाना आरती हमने ये सुना अभी, और सचमुच अगर हम अपनी आंखों से अश्क पोंछ करके नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो जरूर मिल जाता है। जब तक आंखों में आंसू रहते हैं हर चीज धुंधली नजर आती है। हाँ, और कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमारी आंखों में अश्क आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, लेकिन हमेशा उन आंसुओं को लेकर के बैठने से आगे का रास्ता कभी नहीं मिलता है। उसके लिए रास्ता हमें बनाना पड़ता है, आंसुओं को पोंछना पड़ता है और मन में एक जज्बा जगाना पड़ता है कि नहीं, इन परिस्थितियों से लड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जज्बा अगर आपके मन में आया तो आप जीवन जीने की कला सीख जाएंगे, है ना। तो ये सब हमें करना पड़ता है, कोई हमारे लिए करता नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, और जब वो नहीं कर पाते हैं तो वो कुछ ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि जो बड़े आत्मघाती होते हैं, जो समाज में परिवार वालों को सबको तकलीफ देते हैं। तो ऐसे रास्तों से हमें बचना है, और इसीलिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऐसा दिन किसी को भी नहीं देखना पड़े, इसके लिए तो प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाने वाला ये दिन विश्व में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने और इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बिल्कुल, और प्रतिवर्ष विश्व में आत्महत्या से लगभग 8 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं, और प्रतिवर्ष बहुत सारे लोग आत्महत्या का प्रयास भी करते हैं। आत्महत्या 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं में मृत्यु के जो दर है वो ज्यादा देखी जाती है। बिल्कुल, और ये 8 लाख लोग जो है ये तो मारे जाते हैं, लेकिन प्रयास करने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। वो उनका प्रयास सफल नहीं हो पाता है, इसके लिए उनका जीवन बच जाता है। लेकिन सोचो ये भी कितनी बड़ी संख्या है कि बस ऐसे ही जीवन से वो हार जाते हैं और इस तरह से वो ये कदम उठा लेते हैं। और आमतौर पर आत्महत्या जीवन की समस्याओं से निजात पाने के एक विकल्प के तौर पर की जाती है। और कई बार क्या होता है, प्यार में धोखा हो जाता है, परीक्षाओं में नंबर कम आते हैं, या फिर कर्ज हो जाता है सिर पर, या कभी व्यापार में असफलता मिल जाती है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिन्हें लोग जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, और जब वो जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण इन बातों को समझ लेते हैं तो फिर वो ये सोचते हैं कि अब तो मैं हार गया, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, और इस तरह से वो आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं। बिल्कुल, और जीवन है तो समस्याएं हैं। जब तक आप जीवन में हैं, जी रहे हैं, जिंदा है, तो कैसे पता चलेगा जिंदा है? वो समस्याएं ही होती हैं, उससे आप जब पार लेते हैं, परिस्थितियों से ऊपर निकल आते हैं, तभी आपकी जीत हो सकती है। लेकिन कुछ लोग जरा सी समस्याओं से अपना मानसिक संतुलन तक खो देते हैं और ऐसे घातक कदम उठा लेते हैं।
युवाओं द्वारा की गई आत्महत्या से समाज को सबसे अधिक दुख पहुंचता है। जिसका भविष्य अभी सवर ही रहा हो, उसके द्वारा आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत ही कष्टदायक होता हाँ, है। सोचिए परिवार वालों के बारे में अगर सोचें तो जैसे परिवार का युवा है जिसकी उम्र अभी 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, और परिवार के लोगों को बहुत उनसे जो है ये होता है कि भाई बड़ा होकर के आशाएं, उम्मीदें होती हैं कि ये बड़ा होकर के या बड़ी होकर के कुछ करेंगी, परिवार के लिए कुछ करेंगी, हमारी मदद करेंगी, कुछ बनेगी, और इस तरह की बातें उनके मन में होती है। और पता चले उन्हें कि हमारे घर के उस युवा सदस्य ने आत्महत्या कर ली, तो सोचो उनके मन पर क्या गुजरेगी। तो ये बहुत ही कष्टदायक होता है। तो युवाओं को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और युवा ये सोचने लगते हैं कि जैसे ही उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तो सोचते हैं बस अब मेरी तो दुनिया समाप्त हो गई, अब मैं जी करके क्या करूंगा। और इस स्थिति से उबरने के लिए उन्हें वयस्कों या बड़े लोगों की मदद की जरूरत होती है। ऐसे समय जब वो बिल्कुल निराशाजनक बातें करने लगते हैं या निराशा मन में जब छा जाती है, तो किशोरावस्था में माता पिता से संवादहीनता की स्थिति और भी अधिक घातक हो जाती। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले हमने इस विषय पर बात भी की थी कि परिवार की डोर को हम किस तरह से संवाद के द्वारा यानी बातचीत के द्वारा हम इस परिवार को बांध सकते हैं। बात करते रहना, तो संवाद बने रहना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति आत्महत्या को एक सुनिश्चित विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लेता है तो इस नाजुक मौके पर उसे अपनों की तरफ से कोई मदद ना मिले तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए घर के सदस्यों को एक दूसरे से बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होती है तो फिर वो व्यक्ति आत्महत्या जैसा गंभीर प्रयास भी करने के बारे में सोचने लगता है। बिल्कुल। और किशोर हो या किशोरी, किसी के लिए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सबसे अच्छा होता है। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों से खुला संवाद रखें। बच्चों के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि कोई उनकी बात नहीं सुनता है। बच्चे कई बार परोक्ष रूप से अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, उनका व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। ये आपको देखना होगा कि उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, या वो पहले जैसे थे उसमें से किस तरह से वो अलग बिहेव कर रहे हैं, कुछ परेशान तो नहीं लग रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। तो वो अपने जिस तरह से अलग तरीके से अगर वो व्यक्त कर रहे हैं तो पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए कि वो कुछ जरूर कुछ ना कुछ बात है जो कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तो उसको उन्हें समझना चाहिए। बिल्कुल। और किशोरावस्था में बच्चे के मन में अनेक तूफान उठते रहते हैं, यानी कई बातें होती हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, उनका समाधान जानना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं। ऐसी बहुत एक तूफान की तरह से सारी बातें उठ करके एक बवंडर खड़ा करती है। तो कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका समाधान वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। और इसमें माता पिता की सकारात्मक भूमिका अगर हो तो किशोर या किशोरी के भावी जीवन को वो राह दिखा सकती है। लेकिन कई बार होता यह है कि माता पिता भी झिड़क देते हैं उन्हें। जब भी बच्चा कुछ पूछने जाता है या फिर कुछ अलग तरह का सवाल होता है तब भी माता पिता क्या करते हैं, उसे डांट देते, डपट देते। कई बार अगर बच्चा छोटा है तो एक आध चपत भी लगा देते हैं। अरे ऐसे कोई सवाल करता है क्या, ये कोई बात है, तुम तो अभी छोटे हो, ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हो। और इस तरह से वो बातें उसके मन में रह जाती है, उनका समाधान नहीं हो पाता है। और जब समाधान नहीं हो पाता है तो कई बार स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। होती हैं जो आगे आके इस तरीके की घातक कदम उठाने लगते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों में हार और जीत दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए। अगर हार भी है किसी चीज में, अगर असफलता मिली भी है तो समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर बार हम सफल हों, है ना। तो यानी कि ये बातें भी माता पिता को पहले से बच्चों को समझानी चाहिए, इसके लिए पूरा उन्हें तैयार करना चाहिए। बिल्कुल। और जिंदगी में हमेशा हर फैसला उनके हक में हो ये जरूरी नहीं है। जीवन कोई युद्ध स्थल नहीं है जहाँ पे आपको जीतना ही है, मतलब आपको कैसे भी करके जीतना ही जीतना है। तो हर जंग में जीतना अनिवार्य नहीं है। हर हार उठकर खड़ा होने का सबक देती है। समस्या का सामना करिए और वही जीवन है। आप समस्या का सामना कर रहे हैं और किस तरह से उस समस्या से लड़ के, चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो, आप लड़ रहे हैं वो जरूरी। बिल्कुल। और यही जीवन का असली पाठ होता है। लेकिन अक्सर होता क्या है, माता पिता बच्चे का आकलन किस बात से करते हैं कि वो परीक्षा में कितने अच्छे नंबर ला रहा है। उन्हें लगता है कि परीक्षा में अगर वो अच्छे नंबर ले आया मतलब वो जीवन में सफल हो जाएगा, भले ही वो जिंदगी का सबक सीखना भूल गया हो या उसे सिखाया ही ना गया हो या वो सीख नहीं पा रहा हो। लेकिन माता पिता का ध्यान अक्सर इन बातों की तरफ नहीं जाता, जबकि परीक्षा के नंबरों से ज्यादा जरूरी है
है कि वो जिंदगी का पाठ कितनी अच्छी तरह से सीख रहा है, इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए। और जैसा कि हमने कहा कि उसे तैयार किया जाए इस बात के प्रति कि भाई अगर आपको एक चीज में सफलता मिली है तो कोई बात नहीं, आप सबक लो इससे कि अब क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से असफल हुए। ऐसी शिक्षा अगर बच्चे को दी जाए तो ये आत्महत्या जैसा प्रयास वो नहीं करेंगे। और जिन बच्चों में या जिन भी लोगों में आत्महत्या करने के भाव जागते हैं तो उसके पहले कुछ चेतावनी भरे संकेत वो हमें देते हैं, यानी कुछ उनके व्यवहार में ऐसे बदलाव आते हैं जिनको देखकर समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है या ये बच्चा, ये किशोरी या किशोरावस्था के अन्य बच्चे, मतलब उनमें कुछ अंदर हलचल हो रही है। तो वो क्या करते हैं, एक तो उनमें निराशा बहुत हो जाती है, वो बहुत निराशा भरी बातें करते हैं, फिर वो गुस्सा, हर बात में गुस्सा करने लगते हैं, या फिर उनके अंदर बदले की भावना बहुत जोर पकड़ लेती है, ऐसा भी देखा गया। फिर इसके अलावा ये कि किसी भी व्यवहार के प्रति वो बड़े लापरवाह हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हो गया, कर दिया, ये वो, यानी लापरवाही हद से ज्यादा बढ़ने लगती है। फिर वो बिना सोचे समझे जोखिम उठाने के बारे में कदम उठाने लगते हैं, कोई भी बात सोची नहीं कि भाई इससे क्या परिणाम होंगे और वो कर देते हैं काम, और अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। यानी वो उनको ऐसा लगता है कि बस अब ये जो इन सब चीजों के बीच, इन परिस्थितियों के बीच जहां मैं फंस गई, यहाँ से अब मैं निकल नहीं सकता, और बार बार वो इस बात का संकेत देते कि अब कुछ नहीं हो सकता है ना। और इसके अलावा मादक पदार्थों के उपयोग करने में बढ़ोतरी, या नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर देते हैं, अगर कर रहे हैं तो पहले से तो उसमें बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, तो इस तरह के बदलाव भी आते हैं। और मित्र, परिवार और समाज से वो अलग अलग रहने लगते हैं, यानी उनके बीच वो मिक्स नहीं होते, वो थोड़ा जब भी कोई उनसे बात, वो थोड़ा अलग रहने के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा उनमें बहुत व्याकुलता बढ़ जाती है ना, यानी कुछ ऐसा लगता है कि ये बैठने में भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है, चलने में भी नहीं, खाने पीने में भी नहीं, बातचीत, किसी बात में उन्हें शांति नहीं मिलती, व्याकुलता बढ़ जाती है। और नींद में भी बड़ी परेशानी होती है, वो सो नहीं पाते ठीक तरह से, और अचानक उनके स्वभाव में भी बहुत बदलाव आ जाता है। अभी अभी हंस बोल रहा था, अभी गुस्सा आ गया, या अभी अभी वो कुछ खा पी रहे थे, अभी अभी उठ के बाहर चल दिए, तो इस तरह से अचानक उनके स्वभाव में। तो ये ऐसे संकेत हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ गलत चल रहा है। तो उनके जो आसपास के व्यक्ति हैं, उनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके घर, सबसे पहले तो घर वालों की जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो इन संकेतों को पहचाने और इन संकेतों की तरफ वो ध्यान दें। बिल्कुल। और करुणा, सहानुभूति और विवेक के साथ किसी व्यक्ति की बात को सुनना उसमें उम्मीद पैदा करना में मदद करता है। अगर आप किसी में उम्मीद पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सुनिए तो सही, वो कहना क्या चाहता है, उसके मन में चल क्या रहा है, उसे समझिए, फिर उसे समझाइए कि हाँ उसे क्या करना चाहिए इसके लिए। तो आप उनके साथ बैठकर उनसे पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, और उन्हें अपनी कहानी या जो भी कुछ वो कर रहे हैं, क्या क्या उनके मन में चल रहा है, वो बताने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करिए। तो ये छोटा सा प्रयास उनकी बहुत मदद कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अभिभावक ही हो, अगर जो बहुत सारे मित्र हैं वो साथ में ज्यादातर रहते हैं तो वो भी ये चीजें नोटिस करते हैं, तो उन्हें भी बताना चाहिए। अगर उन्हें लग रहा है कि नए व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा है तो ये चीज हमें बतानी चाहिए, तो उन्हें भी ये चाहिए कि वो उसके बच्चे के पेरेंट्स को उसके बताएं कि हाँ ऐसी चीज हो रही है तो आप ध्यान दीजिए, तो वो भी कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल। और ऐसे प्रयास अगर किए जाएं तो ये आत्महत्या जैसी जो घटनाएं हैं इनको रोकने में काफी मदद मिल सकती है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। हद के अंदर हो नज़ाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो।
जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिंदगानी का कड़ा बोझ सहोगी कैसे, तुम जो हल्की सी हवाओं में लचक जाती हो, तेज झोंकों के थपेड़ों में रहोगी कैसे, इतनी नाजुक न बनो, है इतनी नाजुक न बनो। समझो के हर एक राह में कलियां होंगी, ये ना समझो के हर एक राह में कलियां होंगी, राह चलनी है तो कांटों पे भी चलना होगा, ये नया दौर है, इस दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा, इतनी नाजुक न बनो, है इतनी नाजुक न बनो। रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, जो भी देखेगा वो कतरा के गुजर जाएगा, हम अगर वक्त के हमराह न चलने पाए, वक्त हम दोनों को ठुकरा के गुजर जाएगा, इतनी नाजुक न बनो, है इतनी नाजुक न बनो, हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है, इतनी नाजुक न बनो, है इतनी नाजुक न बनो। तो हम सभी को मजबूत बनना है, इतने नाजुक नहीं बनना है कि कोई भी कुछ भी कहे और हम बुरा मानकर बैठ जाएं और कोई घातक कदम उठा ले, है ना। हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आत्महत्या ये किसी भी समाज परिवार के लिए दुखद समस्या बन गई है, कोई भी वर्ग करे, इंसानियत के नाते बहुत दुख होता है। जिस परिवार में ये दुखद घटना होती है उस परिवार की एक पीढ़ी को उबर कर संभलने में काफी समय लगता है। आज के समय में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। हम आप समाज ऐसा माहौल बनाएं कि कोई भी शख्स इसके बारे में सोच भी ना सके, सोचे भी नहीं ऐसा करने के बारे में। तो ये बात इन्होंने लिखी है। एक और हमारे श्रोता ने बात लिखी है कि मानसिक रूप से कमजोर होते हैं वे, जीवन की संघर्ष की शैली को अपना नहीं पाते और हार मान बैठते हैं। वे जीवन संघर्ष करना ही नहीं जानते। ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी हार जल्दी मान लेते हैं और उनके मन में एक विचार आता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं, और ऐसे लोग आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सकारात्मकता से समझाना चाहिए, उन्हें उचित सलाह देनी चाहिए और जरूरत हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो उनकी समस्याओं का निदान कर सके। जी बिल्कुल। तो अब बहुत सारे श्रोताओं ने ऐसे बहुत कमेंट्स हमें लिख करके भेजे, तो हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ में अब मीठी मीठी खुशबू जो आ रही है तो हमने सोचा कुछ से तो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप तो चलिए मोदक बनाने की
शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपको अमृत मोदक बनाना बता रहे हैं। एक इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है कि 1 कप चावल का आटा ले, आधा कप उबली हुई चने की दाल ले, और चौथाई कप किसा हुआ गुड़, और आधा टीस्पून पीसी इलायची, आधा चम्मच केसर ले, यानी केसर तो मुझे लगता है आधा चम्मच थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, उससे भी यानी छोटा आधा चम्मच ले, या फिर 8-10 उसके जो रेशे होते हैं वही काफी होंगे। और चुटकी भर हल्दी चाहिए, और 2 चम्मच हमें कटे हुए मेवे, और 1 चम्मच घी, इसकी आवश्यकता होगी। अब किस प्रकार से बनाए ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले चने की दाल को, जो उबली हुई चने की दाल है उसे मैश कर लें, और इसमें गुड़ मिलाकर पैन में इसको कुछ देर तक पकाएं हैं। फिर केसर, इलायची पाउडर और मेवे मिलाकर 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से घुल मिल जाए, है ना। और इसे ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है कि 2 कप पानी में घी और हल्दी मिलाकर उबालें, और इसमें चावल का आटा मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं, है ना, ताकि वो एक जैसे हम आटा मलते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो वो उसमें चावल का आटा डालने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा आटा मलने जैसा। और थोड़ा ठंडा होने पर फिर इसके बाद में इसको गूंथ लें, और उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा मिश्रण हथेली पर फैलाकर चना दाल की भरावन इसके अंदर भरें, है ना। पहले चावल का आटा ले, उसे थोड़ा सा थेप ले हाथ से, तो एक छोटी एक रोटी जैसा बन जाएगा। और जो पहले हमने भरावन तैयार किया था ना चने की दाल का, हाँ, वो इसके अंदर थोड़ा सा भर देना है। और फिर मोदक का इसको आकार दें। हाथ से भी दे सकते हैं, और सांचे की मदद से भी मोदक हम बना सकते हैं। कई महिलाएं तो इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि ऐसा उनके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह ही काम करते हैं, फटाफट फटाफट वो बना लेती हैं। तो इस तरह से मोदक तैयार कर लें, और इन मोदक को 10 से 12 मिनट के लिए भाप में पका लें, और इस तरह से तैयार है गजानन जी के लिए अमृत मोदक। ये मतलब इसको सुन के ही ऐसा लग रहा है कि इसे तुरंत बनाना चाहिए। अब मैं भी बता देती हूँ आपको और सभी श्रोताओं को मोतीचूर मोदक के बारे में, किस तरह से बनाना है इसे। तो इसके लिए सामग्री चाहिए 2.5 कप बेसन, आधा कप दूध, थोड़ा सा मीठा पीला या फिर आप ऑरेंज रंग ले सकते हैं खाने वाला, और इसके लिए 1.5 कप चीनी ले लीजिए, घी अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिए, आधा चम्मच इलायची के बारीक दाने, 1 बड़ा चम्मच बादाम या पिस्ता, कुछ भी ले सकते हैं ये चीजें आप, और केसर की थोड़ी सी जो लेते हैं रेशे वो ले लीजिए, और चांदी का वर्क। अब हम इसकी विधि जान लेते हैं। तो चीनी को 3 कप पानी में चाशनी बनाने के लिए रख दीजिए, और इसे तब तक उबालिए जब तक कि ये 1/3 न रह जाए। फिर उसमें दूध डालिए और चलाते रहें, और तब तक चलाते रहें जब तक उसमें से मलाई ऊपर ना तैरने लग जाए। इसमें आवश्यकता अनुसार रंग डालकर जितना भी आप करना चाहते हैं, और एक तरफ रख दीजिए इसको फिर, और दूसरी तरफ बेसन में कुछ थोड़ा सा ही रंग मिलाकर पतला सा एक घोल तैयार कर लीजिए, और कढ़ाई में घी डालकर बड़े झारे की मदद से बूंदी छान लीजिए उसमें। और याद रखें कि बूंदी बहुत ज्यादा ना सेके, ना ही बहुत कम सेकी, क्योंकि कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। तो मीडियम आप बना लीजिए इसे, और इसे घी से निथार कर सीधे चाशनी वाले बर्तन में डालते जाएं। घी से निकालकर अलग थाली में डालने के बजाय सीधे चाशनी में डालिए इसे, और चाशनी पी हुई बूंदी को बाहर निकालकर इसमें इलायची के दाने और पिस्ता बादाम मिला लीजिए, और हाथों से मोदक का आकार दीजिए, और ऊपर से केसर की पत्तियों या फिर चांदी के वर्क से आप सजा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ये तो मुझे लगता है देखने में भी बड़े इतने सुंदर लगेंगे, और ऐसा मन करेगा कि इसे फटाफट बना लिया जाए। तो ये 2 तरह के मोदक तो हमने बता दिया, और हम बताएंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं ना।
सी बात किसे पेश करूं, नगमों शेर की। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, नगमों शेर की सौगात किसे पेश करूं, नगमों शेर की। लेकिन आप जब ये मोदक बनाए तो सबसे पहले आपको गणेश जी को अर्पित करना है इन्हें, है ना। और अब देखिए उड़द दाल मोदक किस तरह से बनाया जाए ये हम बताते हैं। तो इसके लिए सामग्री चाहिए हमें 400 ग्राम छिलका रहित दाल, उड़द की दाल चाहिए हमें, और 300 ग्राम बूरा यानी खोपरे का जो बूरा होता है वो, 400 ग्राम घी चाहिए, 50 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम, 50 ग्राम तरबूज की गिरी चाहिए और 50 ग्राम गोंद और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये सामग्री हो गई। अब बनाना किस तरह से ये बताते हैं। उड़द दाल को आप पहले अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके बाद 4 घंटे तक इसको पानी में भिगाने के लिए रख दीजिए। जब ये भीग जाएगी तो थोड़ी सी फूल जाती है ये, है ना। तो ये फूल जाए तो फिर पानी से निकाल कर इसको थोड़ा दरदरा पीस ले। ये ध्यान रखें कि थोड़ा दरदरा पीसे, एकदम बारीक ना करें। और फिर उसके बाद कढ़ाई में आधा घी गरम करें। जो हमने लिया है ना घी, उसका हमें आधा घी इसमें डालना है और उसको गरम करें। और इसमें पहले तो हमें जो गोंद हमने लिया है उसको थोड़ा सा फुला करके उसे साइड में निकाल लें। उसके बाद दाल डालकर उसको धीमी आंच पर लगातार उसको चलाते रहें। इसको थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा धैर्य हमें रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि दाल है ये और भीगी हुई दाल है तो पहले उसका पानी कटेगा, उसके बाद में वो थोड़ा सिकना शुरू होगी, है ना। तो इस तरह से बीच बीच में जो है अगर जरूरत हो तो जो बचा हुआ घी है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, हिलाते जाइए और सुनहरा होने तक उसे भूनें। जब अच्छी तरह से वो भून जाएगा तो सुगंध ही इतनी अच्छी आने लग जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये सिक गया है। अब इसमें जो खोपरे का बूरा है वो डाल दें, तरबूज गिरी डाल दें और गोंद जो हमने फुला करके रखा है वो डाल दें। बादाम के टुकड़े और इलायची पाउडर मिला लें और सब कुछ एक साथ मिक्स कर लें। फिर आंच से उतार करके आप इसके पहले छोटे छोटे बॉल्स बनाइए और हर एक बॉल को हाथ से आप दे सकते हैं मोदक का आकार, नहीं तो सांचे में डालकर के भी आप मोदक का आकार इसे दे सकते हैं। और इस तरह से आपके उड़द दाल के मोदक तैयार है। बहुत ही बढ़िया। अब बात कर लेते हैं शाही मावा मोदक की, शाही तरीके से। इसकी सामग्री आप नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, मोयन और तलने के लिए घी या फिर तेल। और भरावन की सामग्री है 1 बड़ा चम्मच धीमी आंच में भुनी हुई सूजी, यानी कि पहले उसे आप भून लीजिए अच्छी तरीके से सूजी को। और 1 कप मावा, वो भी भुना हुआ होना चाहिए। और 4 चम्मच किसा हुआ नारियल, आधा कटोरी सूखे मेवे कटे हुए, 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। और इसकी विधि है, सबसे पहले मैदे में घी का मोयन मिलाकर पानी की सहायता से उसे सख्त गूंथ लें। रोटी के आटे के जैसे नहीं, इसे सख्त गूंथना है। अब भुनी हुई सूजी में मावा, चीनी, इलायची का पाउडर, सूखे मेवे, किसा हुआ नारियल, सब चीजें मिलाकर एक साथ कर लें, मतलब एक आटा गूंथ लें उसका। अब गुथे हुए आटे की लोई लेकर बेलें और उसमें सूजी का जो मिश्रण हमने बनाया हुआ है जो, उसको अच्छे से भर लीजिए और उसकी पोटली जैसा आकार दे दीजिए उसे। और उसे बंद करके गरम घी में एकदम धीमी आंच पे आप तलिए सुनहरा होने तक। इसको तलते वक्त हमें थोड़ी सी सावधानी ये रखनी चाहिए कि एकदम तेज आंच पर हमें नहीं तलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हाँ, ऊपर से तो एकदम लाल लाल दिखने लग जाएंगे, जल जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे तो खाने में मजा नहीं आता है। तो आप इसको थोड़ी सी आपको परेशानी होगी कि भाई समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन धीमी धीमी आंच पर जब तलेंगे तो वो बहुत करारे और बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम बादाम मोदक जो है वो बता देते हैं किस तरह से बनाना। इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप बादाम गिरी, 2 कप पिसी हुई चीनी, 3 बड़े चम्मच घी, 1 कप दूध और मनचाही मात्रा में कुटे हुए बादाम आप ले सकते हैं। यानी
बादाम दो अलग अलग तरह से चाहिए, एक तो बादाम की गिरी पानी में भिगाने के लिए और एक कटे हुए बादाम, है ना। तो 2 कप बादाम गिरी भिगाने के लिए और जो कूटे हुए बादाम है वो तो आप जितने चाहे ले सकते हैं। विधि ये है कि बादाम की गिरियों को 2 से 3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें, जो 2 कप हमने लिए उन्हें, और उसके बाद पानी से निकाल कर उसका छिलका उतार दें, फिर उन्हें मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें और अब घी को गर्म कढ़ाई में डालें। घी गर्म हो जाने पर बादाम पेस्ट डालें, दूध और पिसी हुई चीनी डालकर चलाती जाए, धीरे धीरे उसे चलाते जाइए, थोड़ा धीरे धीरे उसका पानी कटेगा और फिर वो सिकेगा। और जब मिश्रण गाढ़ा होकर चिकनाई छोड़ने लगे तब कटे हुए बादाम मिलाकर आंच से उतार ले और थोड़ा ठंडा होने पर इसके बॉल्स बना ले और फिर इन्हें मोदक का आकार दें और भोग के लिए तैयार है आपके बादाम मोदक, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो चलो अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर कुछ और बताएंगे हम। छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक, इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है शौक उतरते हैं, शर्म रोके है शौक उतरते हैं। क्या खबर थी, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगे तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। अब कौन से मोदक बता रही हो आरती? ड्राई फ्रूट मोदक। ओहो, ड्राई फ्रूट मोदक। जी हाँ, तो यानी बताओ। खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होंगे इसके अंदर। तो इसकी सामग्री नोट कर लीजिए। इसमें आपको चाहिए 1/4 कटोरी काजू, 1/4 कटोरी बादाम, 1/4 कटोरी अखरोट, 1/4 कटोरी भुने हुए मूंगफली के दाने, 1/4 कटोरी खोपरे का बूरा, 1/4 कटोरी चम्मच या मतलब चम्मच में भी ले सकते हैं आप, किशमिश जितना भी आप चाहें अगर आपको पसंद है, और आधा चम्मच बादाम पिस्ता की कतरन, 1 कटोरी पिसा हुआ गुड़ और 2 बड़े चम्मच घी।
साथ ही 1/4 चम्मच आपको इलायची पाउडर भी लेना है और 1/4 चम्मच ही लेना है आपको जायफल पाउडर और आधा कटोरी मिल्क पाउडर। तो यानी सामग्री बहुत सारी है। बहुत सारी सामग्री है। और ड्राई फ्रूट्स तो सभी आप जो भी पसंद करते हैं सब डालिए आराम से। बिल्कुल। और इसकी विधि इस तरीके से है कि घी में आप गुड़ डालिए पहले और गुड़ को पिघलने तक अच्छे से पका लीजिए। फिर उसमें सभी सूखे मेवे जो भी आप लेना चाहते हैं और खोपरा का बूरा, मिल्क पाउडर और सभी सामग्री अच्छी तरीके से उसमें मिला दीजिए और बस जब वो थोड़ा सा ठंडा सा होने लगे, जैसे कि आप उस पे लड्डू बना सकते हो, तो बस इन्हें हाथ से गोल या मोदक के सांचे में डालकर आप मोदक बना लीजिए। तो बड़े स्वादिष्ट बिल्कुल ड्राई फ्रूट के मोदक बन जाएंगे। और थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे तो मुझे लगता है कि दरदरे के वो ज्यादा अच्छे बने, है ना। अब हम बताते हैं चूरमा मोदक किस तरह से बनाया जाए। तो 1 कटोरी गेहूं का आटा ले और 1 कटोरी घी ले, पौना कटोरी किसा हुआ गुड़ लेना है हमें, 1/4 चम्मच पीसी हुई इलायची ले, 1/4 कटोरी भुने और कुटे हुए मूंगफली के दाने लीजिए। वैसे ये अगर आप लेना चाहे तो ठीक, नहीं लेना चाहे तो आप इन्हें निकाल भी सकते हैं। 1 चम्मच चारोली लेना है, 1 चम्मच पिस्ता बादाम कटे हुए वो लेना है, आधा कटोरी हमें मिल्क पाउडर लेना है और दूध जितनी हमें आवश्यकता है उतना ले सकते हैं। अब किस तरह से बनाना है कि गेहूं के आटे में 2 चम्मच घी डालकर मिला लें अच्छी तरह से और आटे को दूध से हमें थोड़ा सा सख्त इसको गूंथना है और इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, दूध से ही इसे गूंथें और उससे उसके मुठिए बनाकर गरम घी में सुनहरा होने तक उन्हें तल लें। ठंडा होने पर इसे मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस लें और फिर उसके बाद जब पीस जाइए तो फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके थोड़ा गुड़ डालें और फिर इसे पिघलने दें और इसमें पिसी हुई इलायची डालें और फिर जो मुठिए हमने पीस करके रखे हैं वो हमें उसमें डाल देना है और कुटे हुए मूंगफली के दाने अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो वो मत डालिए। उसके बाद चारोली, बादाम, पिस्ता कतरन और मिल्क पाउडर ये सारी चीजें हमें मिला देना है और जब थोड़े से ठंडे हो जाए तो मोदक के सांचे में इस मिश्रण को डाल करके हमें मोदक बनाना है और चूरमे के मोदक बिल्कुल तैयार है। बहुत बढ़िया। ये मोदक जब भोग लगेंगे तो इसकी सुगंध से पूरा घर भर जाएगा। जब बनेंगे तभी इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, है ना। और एक हमारे श्रोता ने एक बात लिखी है कि जीवन में तो डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को कभी मरना नहीं, हिम्मत वाले कभी मरना नहीं, लाखों निराशाओं में एक अमर आशा जरूर छुपी हुई होती है और नकारात्मक विचारों को छोड़कर बस उस आशा को हमें ढूंढ लेना है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी गणेश चतुर्थी के बारे में बातें लिखी है और उन्होंने कहा है कि भाई हमारी ओर से शुभकामनाएं। और इसके अलावा एक हमारे श्रोता ने यह भी लिखा है कि आज गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है और वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो भारत के चौथे गृह मंत्री थे। उन्होंने पूरे भारत को भाषा के आधार पर वर्गीकृत किया था और हिंदी को राजभाषा बनाया था। उनको भारत रत्न का सम्मान 1957 में दिया गया। ये बात भी इन्होंने लिखकर भेजी। और हमारे तमाम श्रोता जो हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं उन्हें एक बार फिर हम कहते हैं कि आपको भी हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो गणेशोत्सव है हम सभी के जीवन में उत्साह, उमंग और शांति लेकर के आए और सभी का आशीर्वाद, सभी के ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आरती, तो आप सभी को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।